दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम स्टैंडर्ड 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसका आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो मैंने पहले ही लेक्चर नंबर 1 और 2 अपलोड कर दिया है एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आप जल्दी से देख लो, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट किया तो मैं अभी बहुत सारी चीज़ें जो अभी पढ़ाने वाला हूँ वो हमारे पिछले लेक्चर से लिंक और कनेक्टेड है। अगर आपने वो नहीं देखा तो शायद आपको ये नहीं समझ में आए। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पिछले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था, हमारी अर्थ के पहले हमने हमारी अर्थ के बारे में पढ़ा था कि हमारी अर्थ का सबसे बाहर वाला हिस्सा, जिसे आप पील या छिलका भी बोल सकते हो, क्योंकि उसे वैसे ही हमने कंपेयर किया था एक सेब के साथ। जैसे एक सेब का छिलका होता है, वैसे ही हमारी अर्थ का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है एक क्रस्ट, और वही क्रस्ट पे हम रहते हैं, वही क्रस्ट पे नदियाँ बहती है, ओशन बहती है, हमारे बिल्डिंग घर सब उसी क्रस्ट वाली लेयर पे मौजूद है। उसके बाद हमने क्या देखा कि क्रस्ट के बाद आती है एक मोटी सी लेयर जिसे हम बोलते हैं मैंटल। तो फिर हमने आउटर मैंटल, इनर मैंटल के बारे में पढ़ा था। सेम वैसे ही हमने क्रस्ट के बारे में भी पढ़ा था। एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था और एक था ओशियानिक क्रस्ट, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। देखो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, फिर हमने ओशियानिक क्रस्ट के बारे में पढ़ा था, फिर हमने आउटर मैंटल, इनर मैंटल के बारे में पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि हम कोर से शुरुआत करेंगे, चैप्टर को एंड करेंगे। तो चलो इस कोर के पैराग्राफ को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। द कोर स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमारा जो कोर होता है अर्थ का, वो करीब 2900 किलोमीटर्स डीप जाके स्टार्ट होता है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया है कि देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्रस्ट। और क्रस्ट की थिकनेस कुछ ज़्यादा होती नहीं है, वो बहुत पतला होता है, पतला यानी कि बहुत मोटा होता है। लेकिन अर्थ के स्केल पे अगर आप अर्थ की रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये पतला होता है क्रस्ट। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, देखो कितना पतला क्रस्ट है, लेकिन असली में क्या इतना पतला होता है, ये बहुत मोटा होता है असली में। लेकिन अर्थ के सामने तो ये पतला ही लगेगा, क्योंकि हमारी अर्थ बहुत बड़ी है। तो देखो, ये क्रस्ट की थिकनेस जो होती है 16 से 45 किलोमीटर्स होती है। मतलब इसकी जो थिकनेस है वो करीब 16 to 45 किलोमीटर्स है। फिर मेंटल की थिकनेस हमने देखा 2870 किलोमीटर, और लास्ट में हमारे 3471 किलोमीटर हमारे कोर की थिकनेस है। तो ऐसे क्या कहा गया है कि अगर आप लैंड पर हो, मान लो आप लैंड पर खड़े हो, आप ज़मीन पर खड़े हो, तो आप 0 मीटर्स डेप्थ पर हो। यहाँ से आप 0 मीटर दूर हो, ज़मीन से आप कितने मीटर दूर हो। अगर आप ज़मीन पे ही खड़े हो तो आप ज़मीन से कितनी दूर रहोगे, 0 मीटर्स, क्योंकि आप ज़मीन पे ही खड़े हो। तो देखो, जैसे ही आप नीचे पहुँचे, नीचे गए, आप 45 किलोमीटर्स नीचे आए तो आप क्रस्ट के एंड पे आ गए। फिर आप नीचे गए और यहाँ पर आ गए, 2870 किलोमीटर्स डीप आ गए। तो आप कहाँ पर हो, आप अभी मैंटल के एंड पर हो, क्योंकि जब आपने 45 किलोमीटर्स क्रॉस किया, आप आ गए हमारे मैंटल वाले हिस्से में, आप आ गए। फिर आप नीचे गए 2870 किलोमीटर, जब आप डीप गए, आप मैंटल वाले हिस्से के एकदम एंड पे आ गए। अब जब यहाँ से जब आप 2900 किलोमीटर पे जाओगे, यानी कि अभी आपको कितने पर हो, 2870, यानी कि अगर आप 30 किलोमीटर और नीचे गए तो आप आ जाओगे हमारे कोर वाले हिस्से में। ये कोर की बाउंड्री होती है 2900 किलोमीटर्स डीप। अगर आपने इसको क्रॉस कर दिया तो आप आ जाओगे हमारे कोर वाले हिस्से में, ठीक है। और ये कोर कहाँ तक एक्सटेंड करता है, 2900 किलोमीटर से जब नीचे जाओगे तो आप जब 6371 किलोमीटर्स का डिस्टेंस आपने ट्रैवल कर लिया, तब आप आ जाओगे हमारे अर्थ के सेंटर में, मतलब हमारे अर्थ के बीच में। ये जो हमारी, इसको मान लो कि हमारी अर्थ है और आप आ गए हो इस गोले के एकदम बीच में, ठीक है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया था और आप जाते गए और आप पहुँच गए हमारे अर्थ के सेंटर में, ठीक है। तो अभी देखते हैं, द पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर एक्सटेंडिंग फ्रॉम मैंटल अप टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कोर। तो देखो, यही हमने यहाँ पे भी देखा कि मैंटल से जो हिस्सा शुरू हो रहा है और सीधा अर्थ के सेंटर पे जाकर जो पॉइंट खत्म हो रहा है, वो पूरा का पूरा हिस्सा है हमारा कोर। तो देखो आगे क्या दिया है, द थिकनेस ऑफ द कोर इज अबाउट 3471 किलोमीटर्स, यानी कि जो कोर है उसकी चौड़ाई कितनी है, 3471 किलोमीटर्स है। वो कितना डीप में गया है, कितना वो चौड़ा है। मतलब देखो, मैं आपको डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छा समझेगा। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डेप्थ है, ये जो चौड़ाई है हमारे कोर की, जैसे हमारे इसकी चौड़ाई थी करीब 16 to 45 किलोमीटर्स, वैसे ही इसकी चौड़ाई है 3471 किलोमीटर्स। 3.71 किलोमीटर्स इसकी चौड़ाई है।
तो चलो देखते हैं अभी आगे क्या दिया। दिस लेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू आउटर कोर और इनर कोर। ये तो मैं आपको पिछले वीडियोस में ही बता चुका हूँ कि हमारा कोर आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइडेड है। अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं आउटर कोर के बारे में। आउटर कोर एक्सटेंड्स फ्रॉम 2900 टू 5100 किलोमीटर। तो देखो जो 2900 किलोमीटर से ये देखो यहाँ पर जो 2900 किलोमीटर से जो हमारा कोर स्टार्ट हुआ था और 6371 किलोमीटर्स पे जो हमारा कोर एंड हुआ, तो अब ये तो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये देखो यहाँ पे जो लाइन है ये है आउटर कोर, इतना पार्ट है आउटर कोर, और ये जो लाइन से लेके एकदम लास्ट तक है इनर कोर। तो अभी ये जो आउटर कोर है कहाँ से एक्सटेंड करता है, ये देखो शुरू तो हम लोग ने देखा कि 2900 किलोमीटर से इसकी शुरुआत होती है और इसका एंड होता है, हमने देखा था 5100 किलोमीटर्स, यानी कि 5100 किलोमीटर्स। ये देखो तो ये यहाँ से शुरू होता है 2900 किलोमीटर से शुरू होता है, 5100 किलोमीटर से एंड होता है, और जो इनर कोर होता है वो 5100 से शुरू होगा और 6371 पे ख़त्म होगा। तो देखो ये देख के आप बता सकते हो, अगर आपकी टीचर ने पूछ लिया कि थिकनेस ऑफ विच कोर इज़ मोर, आउटर कोर या इनर कोर, मतलब कि किस कोर की चौड़ाई ज़्यादा है, ये तो आप देख के बता सकते हो डायग्राम से, या तो अगर आपको नंबर ज़्यादा है तब भी आप बता सकते हो। वैसे तो हम डायग्राम देख के ही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि हमारा आउटर कोर जो है वो ज़्यादा थिक है हमारे इनर कोर से। देखो आउटर कोर कितना चौड़ा है और इनर कोर थोड़ा पतला है। अभी देखते हैं यहाँ पे कह रही है दे गेट एब्जॉर्ब्ड इन दिस द सेकेंडरी वेव्स कैन नॉट पास थ्रू दिस कोर, दे गेट एब्जॉर्ब्ड इन दिस रीजन। तो ये जो सेकेंडरी वेव्स है मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, जब हमारा कहीं पे भी अर्थक्वेक आता है यानी कि कहीं पे भी भूकंप जब आता है तो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स जनरेट होती है, और ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स जनरेट होती है ये हमें सिग्नल देती है कि कहाँ पे और कब अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है, तो अब जब ये जो प्राइमरी वेव्स होते हैं एक बार जब लैंड पर आ जाते हैं तो ये वापस से, मतलब जब टेक्टोनिक प्लेट्स होती है हमारी क्रस्ट के मेंटल के अंदर, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है एक दूसरे के ऊपर खिसक जाती है ऐसे करके, तो जो वेव्स जनरेट होती है पहले ज़मीन पे टच करती है, फिर वापस वो हमारे अर्थ के कोर में जाने लगती है, और जब जैसे वो अर्थ के नीचे सेंटर में जाती गई और वो हमारे आउटर कोर पे पहुंची तो वो इस रीजन में एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि वो पूरे जो रीजन होता है उसके अंदर फैल जाती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लो एक हाँ ये देखो, मान लो ये इंसान है और इसने यहाँ पे पंचिंग ग्लव पहना है, ठीक है, और ये एक दूसरा इंसान खड़ा है, तो अभी ये क्या करेगा, ये इसके मुंह पे एक पंच मार देगा। ठीक है, तो आपको तो पता ही है अगर इसने पूरी ताकत से इसके मुंह पे पंच मारा तो पक्का इसके मुंह की हालत बहुत ख़राब होने वाली है। ठीक है, तो ये एक केस हुआ कि इसके मुंह पे पंच पड़ा और बेचारे की हालत ख़राब हो गई। और दूसरा केस है कि ये आदमी अभी भी पंचिंग ग्लव्स पहना है और ये जो है इसने एक हेलमेट पहन लिया है, ये जो आदमी था इसने एक हेलमेट पहन लिया, तो अब क्या करेगा, अब जब ये इसके मुंह पे पंच मारेगा तो क्या इसको उतनी चोट लगने वाली है, नहीं, इसको जो पहले चोट लगी थी उसके कंपैरिजन में इसको बहुत ज़्यादा कम चोट लगेगी। मान लो कि पहले चोट में तो इसके दांत ही निकल के गिर गए थे, इसके मुंह से इसने इतनी ज़ोर से मारा, लेकिन दूसरे केस में इसे बस ऐसा फील होगा कि इसको धीरे से किसी ने टपली मारा है, इसको ऐसा फील होगा। तो अभी ये क्यों हुआ, क्योंकि जो हेलमेट था इसने पूरे पंच के फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। तो अभी ठीक वैसे ही जब ये हमारी अर्थ के इनर कोर में वेव्स पहुंचेगी तो वो आउटर कोर में वेव्स पहुंचेगी तो वो सेंटर तक पहुंचने से पहले ही उसे ये आउटर कोर एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो मान लो ये आउटर इनर कोर है और ये मेंटल है, ठीक है, ये मेंटल है, ये कोर है हमारा। तो जैसे जैसे वेव्स यहाँ पे पहुँचेगी इस पर टकराते ही ये कोर इसे पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक वैसे ही जैसे हेलमेट ने इसके फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया वैसे ये कोर एब्जॉर्ब कर लेगा। ये हमारी अर्थ है, हाँ मैं आपको बता दूँ ये हमारी अर्थ है, ये सबसे आगे का हिस्सा हमारा क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है। तो जैसे ही वेव्स यहाँ से, जब वेव्स मेंटल में जनरेट हुई यहाँ पे आई और टकराई और नीचे गई तो कोर तक ही वो रुक जाएगी, वो हमारे सेंटर तक पहुँचने से पहले ही एब्जॉर्ब हो जाएगी, जैसे इसके मुंह तक पहुँचने से पहले ही फोर्स एब्जॉर्ब हो जाता है। मुझे उम्मीद है ये एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। दिस हैज लेड टू द साइंटिस्ट टू बिलीव दैट द कोर कुड बी लिक्विड और सेमी लिक्विड इन नेचर। तो अब ये साइंटिस्टों को ये वाली बात की हमारी सेकेंडरी वेव जो होती है वो ऐसे एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ये हमारे साइंटिस्टों को क्या बिलीव करने को मजबूर करती है कि हमारा जो कोर है वो हो सकता है कि लिक्विड में या सेमी लिक्विड फॉर्म में हो। ठीक है, लिक्विड और सेमी लिक्विड में मैं आपको बताता हूँ क्या था। लिक्विड तो आप जानते हो, हम जो पानी पीते हैं, जो जूस पीते हैं, वो सब लिक्विड होता है। लेकिन कभी अगर आपको सेमी लिक्विड नेचर जानना है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कभी ना कभी आपने तो बेसन के पकौड़े खाए ही होंगे।
तो बेसन के पकौड़े बनते कैसे हैं? आपकी मम्मी सीधा आलू तो छानते नहीं है बेसन के पकौड़े में, तो वो क्या करते हैं, पहले वो बैटर बनाते हैं, यानी कि पहले वो लिक्विड बेसन बनाते हैं। वो कैसे लिक्विड बेसन बनाते हैं, बेसन पाउडर वाला लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसको मिक्स करते हैं। तो जब आप देखे होगे, जब वो अपने हाथ से इसे मिक्स करती है तो जो लिक्विड बनता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है। अगर आपकी मम्मी उसे हाथ में ऐसे उठा ले तो आप मम्मी के हाथ में रह जाता है, ऐसे पूरा धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे करके नीचे जाता है। वही अगर आप पानी को ऐसे उठाओगे तो पानी तो वही टाइम आपके हाथ को, ये जो गैप है इससे निकल के नीचे चले जाएगा। लेकिन जो सेमी लिक्विड है वो थोड़े गाढ़े होते हैं। हनी भी अगर आप देखोगे तो वो थोड़े बहुत सेमी लिक्विड है क्योंकि वो बहुत गाढ़ा है। तो ऐसी गाढ़ी जो चीज़ें होती है वो होते हैं हमारे सेमी लिक्विड। जो बेसन और पानी का मिक्स होता है वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि वो भी होता है एक सेमी लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो अब एक प्राइमरी वेव्स, मैंने आपको बोला था 2 टाइप की वेव्स होती है जो हमारे अर्थक्वेक आने के टाइम पे 2 वेव्स होती है, प्राइमरी एक सेकेंडरी वेव। तो अब प्राइमरी वेव का क्या होता है, ये इस लेयर के थ्रू ट्रैवल करती है, ट्रैवल कर जाती है, वो आउटर कोर के थ्रू ट्रैवल कर जाती है, लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो मान लो मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई पंच मारेगा इस इंसान को जिसने हेलमेट पहना है, इस हेलमेट पहने हुए इंसान को जब ये इंसान पंच मारेगा तो ऐसा तो है नहीं कि इसको कुछ भी नहीं होगा, कि ऐसे इसको लगे कि कुछ भी नहीं हुआ है मेरे साथ। लेकिन जब वो अपने पूरे फोर्स से पंच मारेगा उसको कुछ तो फील होगा कि मेरे सर पे किसी ने हल्की सी टपली मारी है, ऐसा तो उसे ज़रूर फील होगा। ठीक है, तो सेम वैसे ही हमारे कोर में सेकेंडरी वेव तो एब्जॉर्ब हो जाती है, जो मोस्ट पार्ट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन हल्का सा पार्ट बचा रह जाता है, वो प्राइमरी वेव जो कि हमारे कोर तक पहुँच जाती है। ठीक वैसे ही जैसे इसके सर तक थोड़ा बहुत फोर्स पहुँच चुका है हेलमेट के थ्रू, स्पीड रिड्यूस हो जाती है। स्पीड रिड्यूस हो जाती है तो आप जान ही सकते हो कि जब ये फोर्स से मारेगा पंच तो जो चोट है, यानी कि जो फोर्स है पंच का, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड भी रिड्यूस हो चुकी है उस पंच की, तो इसीलिए प्राइमरी वेव की स्पीड भी कम हो जाती है व्हेन पासिंग थ्रू दिस लेयर। तो डेंसिटी स्कोर की बता के रखिए 9.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने आपको बताया था डेंसिटी कैसे देखते हैं। आपको एक क्यूब लेना है जो कि जिसका साइड की लेंथ है 1 सेंटीमीटर, और उसे अगर आप उस क्यूब को मेजर करोगे तो उसका वेट आएगा 9.8 ग्राम। द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड आउटर कोर इज़ अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आउटर कोर लिक्विड में है। तो देखो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि हमारा कोर हो सकता है लिक्विड या सेमी लिक्विड नेचर में है, लेकिन अगर आपकी टीचर ने फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया कि हमारे कोर का नेचर क्या है, अगर उसमें दिया है लिक्विड, सेमी लिक्विड या फिर बोथ लिक्विड एंड सेमी लिक्विड फॉर्म, तो आप बोथ सेमी लिक्विड और लिक्विड फॉर्म को टिक करोगे, क्योंकि साइंटिस्ट लोग जो बिलीव करते हैं वो ये दोनों को करते हैं। लेकिन अगर कोई भी एक रहा, मतलब बोथ का ऑप्शन ही नहीं रहा, तो आपको लिक्विड कोर को टिक करना है, क्योंकि हमारी बुक में ऐसा लिखा है कि लिक्विड कोर में होता है हमारा आउटर कोर। ठीक है, तो ऐसे कभी कभी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन टीचर एग्जाम में दे सकते हैं। वी हैव लर्न दैट, और अगर टीचर ने आपको ये रॉन्ग किया तो आप सीधा टीचर के पास जा सकते हो, आप बोल सकते हो मैम ये देखो बुक में तो ये लिखा है, आपने मुझे रॉन्ग क्यों दिया, तो टीचर आपको बोनस मार्क दे देगी उसके लिए। We have learned that the outer core of the Earth's interior is in a liquid state and the proportion of iron is more in this layer. तो हमने क्या देखा कि आउटर को देखो जगह जगह मेंशन किया गया कि हमारा आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है, तो इसीलिए अगर बोथ ये नहीं दिया तो आपको लिक्विड ही टिक करके आना है। ठीक है, तो हम लोग ने तो इधर ही पढ़ लिया कि हमारा जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है कि आयन के प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा होता है हमारे आउटर कोर में। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। वर्टिकल करेंट्स ओरिजिनेट इन दिस लिक्विड लेयर, दिस इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एरिया। तो अभी क्या होता है कि इस लेयर में करंट्स डेवलप होते हैं। अब करंट क्यों डेवलप होते हैं, जो हमारे मेटल होते हैं वो इजीली चार्ज हो सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ है आप शायद अपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको इसे समझाने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा जल्दी रिलीज़ कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज़ कर लेते हैं और जल्दी चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज स्पीशीज़ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। ठीक है, और क्योंकि इस ये जो लेयर है यहाँ पे मेटल, आयन मेटल बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ से हमारे करंट डेवलप होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ आउटर एंड इनर कोर गिव राइज टू वर्टिकल करंट्स। तो अभी इसी जो डिफरेंस है हमारे आउटर और इनर कोर के टेम्परेचर में, उसकी वजह से ये करंट हमारा डेवलप होता है। अर्थ रोटेशन गिव देम एडी मोशन। तो एडी मोशन क्या होता है, एडी करंट, आपने एडी करंट का नाम अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता दूं, पानी में जो वर्पुल होता है
वर्लपूल भी अगर आपको नहीं समझ रहा तो आप कभी जब नहाने जाओ, आप अपनी बाल्टी में अपनी उंगली डालो या पूरा का पूरा हाथ डालो, मैं तो बोलता हूँ पूरा हाथ डालो, और उसे ऐसे 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 अपने हाथ को सर्कुलर मोशन में रोल करते जाओ। तो जब आप रोल करते जाओगे आपको पानी के अंदर एक टॉर्नेडो बनता हुआ दिखेगा। नहीं, ऐसे सर्कल सर्कल सा टॉर्नेडो आपको बनते हुए दिखता है, उसे ये हम वर्लपूल या फिर एडी करंट कहते हैं। तो अब जो हमारी अर्थ है वो भी तो घूमते जा रही है, तो अर्थ जब घूमते जा रही है तो ऐसा ही टॉर्नेडो वाला इफेक्ट हमारे अर्थ के लिक्विड कोर को मिलता है। तब इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाते हैं। तो देखो, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है, चाहे वो यूनिफॉर्म मतलब वो एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा है या फिर वो चेंजिंग स्पीड से जा रहा है, तो वो अपने आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेगा। अब ये जो बात मैंने अभी बोली है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या उस पर नेगेटिव चार्ज हो, अगर वो मूव करेगा तो अपने आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोला, ये शायद आप अपने 11th या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, लेकिन आपको ये समझाना था, इसीलिए मैंने ये आपको अभी बताया है कि देखो, अपने दिमाग में याद रखो कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है वो अपने आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और आपको तो पता ही है, हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने आजू बाजू रोटेट कर दी है, तो इसी रोटेशन की वजह से जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, और वही मूव करने की वजह से हमारी अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेती है। ठीक है, दी स्पाइरल एडीज ऑफ लिक्विड आयन एंड दस मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ये जो हमारी है ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं आपको, आपने अगर पढ़ा हो एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, रुक जाओ पहले मैं इसे ऐसे बनाता हूँ। ये मान लो, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया, चलो हम अलग अलग पेन्स का यूज़ करके बनाते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये मान लो बार मैग्नेट है, ये है इसका नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आपके 7th स्टैंडर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक में देखा है कि जो बार मैग्नेट की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे ड्रॉ की गई है, शायद ऐसे ही कुछ ड्रॉ की गई है आपकी बुक में, और जो बाकी की है उसे ऐसे दिखाया गया है। तो आपने क्या पढ़ा था कि ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसका डायरेक्शन ऐसा है, ये एरो इसका डायरेक्शन इधर दिखा रहा है कि ऐसे जा रही है और यहाँ पर साउथ पोल में मीट कर रही है। ठीक है, सेम वैसे ही तरीके से यहाँ पे भी जा रही है, यहाँ से भी ऐसे जा रही है और यहाँ से भी ऐसे जा रही है। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट की। तो अभी आप अपनी अर्थ को एक बड़ा सा बार मैग्नेट मान सकते हो। तो देखो, पहले मैं ये बता दूं, जिसने ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा है कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है, वो जाके पहले वो अच्छे से एक यूट्यूब पे उसका शॉर्ट में वीडियो देख ले कि बार मैग्नेट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसे तभी समझेगा। तो देखो, ये है हमारी अर्थ मान लो, और हमारी अर्थ भी सेम वैसे ही तरीके से अपने आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनती है? क्या हमारा अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है? बिल्कुल नहीं, हमारी अर्थ कोई मैग्नेट नहीं है। हमारी अर्थ के, क्योंकि हमारी अर्थ के जो कोर में चार्ज पार्टिकल होते हैं और हमारी अर्थ रोटेट करती है कॉन्स्टेंटली, इसीलिए अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड बना पाती है अपने आजू बाजू। तो देखो, यहाँ पे वही ही दिया गया है। ये जो मैंने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इसको इन्होंने बहुत बड़े तरीके से बताया है। देखो, अगर मैं ऐसे बनाऊँ इसे यहाँ पे, तो ये देखो, मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड भी तो बना सकता हूँ हमारे अर्थ के आजू बाजू, क्योंकि ये इनफाइनाइटली डिस्टेंस तक फैली हुई है, इसीलिए मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। तो देखो, अब ये आप बोलोगे इतना अजीब शेप क्यों है? इतना अजीब शेप इसलिए क्योंकि जो सोलार विंड, जो सोलार रेज पड़ती है, वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को पीछे ढकेलती है, यानी कि पीछे धक्का दे दी जाती है। तो इसी वजह से इसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है। जो सोलार रेज है ये ऐसे आती है और इसे पीछे शेप में, ऐसे शेप में वो धक्का देकर इसका शेप डिस्टॉर्ट, यानी कि इसके शेप को चेंज कर देती है। तो ये है मैग्नेटोस्फीयर, यानी कि जो पार्ट में हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो यही अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है हमारे आजू बाजू, ये हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाती है। हार्मफुल जो सन की रेस होती है, जो इंसानों को मार भी सकती है, ये रेस हमें उसी से बचाती है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमें उसी से बचाती है। तो अभी वो पूरा एरिया जहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इस एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर। तो देखो, अगर ये मैग्नेटोस्फीयर अगर गलती से भी कभी हमारी अर्थ जब रोटेट कर रही है और ख़राब हो गया, तो ये जो पूरी मैग्नेटिक फील्ड है ये पूरी हमारे आजू बाजू से चली जाएगी, और जो हार्मफुल सोलर रेडिएशन है ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में पड़ के हमें बीमार कर देंगी। ठीक है, दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज इवन आउटसाइड द अर्थ सर्फेस फॉर अ क्वाइट डिस्टेंस। तो ये हमने देखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के बाहर तक है, बहुत ज़्यादा बाहर तक है। एज ए रिजल्ट इट कवर डेवलप्स अराउंड द अर्थ। तो हमने जो मैग्नेटोस्फीयर देखा ये वही कवर है।
बिकॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर प्रोटेक्टेड फ्रॉम सोलर विंड्स। तो मैंने आपको पहले बता दिया, जो सोलर विंड्स है ये इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारी अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड दस डेवलप अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज मैग्नेटोस्फीयर। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो जो एरिया है जहाँ पे हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उस एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर। ठीक है, दिस इज़ द फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑफ अर्थ। तो ये हमारी अर्थ में बहुत सारे स्फीयर्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग चीज़ों से। तो ये है वैसा फिफ्थ स्फीयर है और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्फीयर है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमें हार्मफुल सोलर रे से बचाता है। इनर कोर एक्सटेंड्स फ्रॉम अराउंड 5, तो सॉरी मैं पहले ही स्टार्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे हमारा आउटर कोर खत्म हो गया, अभी हम स्टार्ट करते हैं इनर कोर को। इनर कोर एक्सटेंड्स फ्रॉम अराउंड 5150 किलोमीटर टू डेप्थ ऑफ अराउंड 6371 किलोमीटर्स। इट इज़ द कोर ऑफ अर्थ विच इज़ इन सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या कही गई है कि 5150 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और 6371 किलोमीटर्स पे एंड होता है हमारा कोर। तो देखो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर तक हमारा आउटर कोर स्टार्ट होता है और उसके बाद जो हमारा हिस्सा है 5150 किलोमीटर्स यानी कि यहाँ से लेकर जो 6371 यानी कि एकदम अल्टीमेट सेंटर है हमारी जो अर्थ का, ये जो पूरा हिस्सा है 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर्स, ये है हमारी अर्थ का इनर कोर। ठीक है, और ये है सॉलिड स्टेट में। तो देखो आप बोलोगे कि सॉलिड स्टेट में क्यों है, तो क्योंकि हमारे अर्थ के सेंटर में तो 6000 6500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। तो मैंने पिछले लेक्चर में ही बोला था आपको कि 6 से 6500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारी अर्थ पे हर कोई पिघल जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे लिखा गया कि सॉलिड स्टेट में। अब ऐसा क्यों है, तो इसका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि ऐसा क्यों है। भले ही हमारी अर्थ के सेंटर पे 6-6500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब प्रेशर, आप कोई भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओगे ना, वो चीज़ सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मान लो मैं आपको एक एग्जांपल, तो देखो एग्जांपल के तौर पे मान लो ये लिक्विड है, ठीक है, ये तो अभी एक पेपर है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ अज्यूम कर लो कि ये है हमारा एक लिक्विड। तो अभी जब मैंने इस लिक्विड को लिया, इसके ऊपर प्रेशर डाला, एकदम हाई प्रेशर, जितना हो सके मैंने अपनी पूरी ताकत से इस पर प्रेशर लगा दिया, इस लिक्विड पे इतना प्रेशर, देखो अब इतना प्रेशर मैंने डाल दिया कि ये लिक्विड बन गया एक सॉलिड। तो अभी एक सॉलिड पत्थर बन चुका है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे, कोई भी चीज़ जो लिक्विड में है वो हमारी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सेम वही तरीके से जो 6,500 या 6,500 डिग्री सेल्सियस है, इस टेम्परेचर पे हर चीज़ पिघल जाती है, लेकिन अर्थ के सेंटर पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि उसकी वजह से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। द डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर इज अराउंड 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है आउटर कोर से। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पे। आयरन एंड निकल आर द मेजर एलिमेंट्स फाउंड हियर। तो देखो हमारे आउटर कोर में सिर्फ आयरन मिलता था, लेकिन इनर कोर में निकल भी एक मेजर एलिमेंट है जो हमारे कोर में मिलता है। तो देखो मैंने आपको ये वाली ड्राइंग नहीं बताई, ये वाली भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पे अज्यूम करवाया कि एक बड़ा सा बार मैग्नेट होता है हमारी अर्थ के सेंटर में, वही तरीके से इसे एक बार मैग्नेट के थ्रू बताया गया है। अर्थ अ मैग्नेट, ये देखो यहाँ पे नीचे लिखा गया अर्थ अ मैग्नेट। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे अज्यूम करवाया, इन्होंने भी यहाँ पर ही वो अज्यूम करवाया है कि अर्थ एक बड़ा सा बार मैग्नेट है। तो देखो ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है, इसका मतलब कि ये है नीचे वाला नॉर्थ पोल, यहाँ पे है नॉर्थ पोल और यहाँ पे है साउथ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ऐसे नॉर्मली तो हम ऊपर नॉर्थ मानते हैं, नीचे साउथ मानते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हो सकता है अंडरस्टैंडिंग के लिए नॉर्थ को नीचे मान लिया है। ठीक है, इसी वही तरीके से देखो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकली, साउथ पोल में जाके एंड हो गई। तो वही तरीके से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकली, साउथ पोल पे जाके एंड हो गई। अगर आप इसको पूरा बनाओगे तो शायद ये कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो। ठीक है, तो चलो अभी हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। Therefore this layer is also called as knife। तो इस लेयर को हम नाइफ भी बोलते हैं। अब नाइफ क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताऊँ। नाइफ वो किचन वाला नाइफ नहीं, KNIFE, वो चाकू वाला नाइफ नहीं है। ये बनता है निकल प्लस आयन से। अभी आप बोलोगे कि हाँ ये तो चलो मैंने मान लिया कि निकल जो जिसकी स्पेलिंग है NI,
ये तो ले लिया होगा, लेकिन ये आयरन में इन्होंने Fe क्यों लिया? इसे तो NiIr होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि एलिमेंट का सिंबल क्या होता है। आयन का सिंबल होता है Fe। तो इसीलिए जब हम Fe और Ni को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा नाइफ। ठीक है। ऐसा मटेरियल्स इन दिस लेयर आर अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, द इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट। तो देखो, मैंने आपको यही रीज़न बताया कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, कोई भी चीज़ जो लिक्विड में है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। द टेम्परेचर हियर इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। तो देखो, इतना ज़्यादा गर्म होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, करीब 6-6.5 डिग्री सेल्सियस ये जो टेम्परेचर है, ये सन के सरफेस पे भी यही टेम्परेचर है। जो सन्स मतलब कि अगर आपने तो सुना ही होगा कि सूरज यहाँ से, सूरज हमसे कितने हज़ारों लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, वो हमें इतनी गर्मी देता है। तो वही अगर इतना दूर है हमसे और कभी गर्मी में इतनी गर्मी होती है कि हमें घर से बाहर भी नहीं निकला जाता, तो आप सोच सकते हो कि अगर आप सन के ऊपर खड़े हो गए तब तो आप 1 सेकंड भी नहीं टिक पाओगे, आप पूरे जल के राख हो जाओगे। और वही जो टेम्परेचर है वो हमारी अर्थ के सेंटर पे है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर। ठीक है, अभी हम देखते हैं ऑलवेज रिमेंबर, ये हमारा लास्ट टॉपिक है मुझे लगता है। ऑब्जर्व द वेलोसिटी कर्व्स ऑफ गिवन सिस्मिक वेव्स। तो ये मुझे लगता नहीं कि आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप अपनी नॉलेज के लिए इसे देख लो। द लेफ्ट कर्व शोज द वेलोसिटी ऑफ सेकेंडरी वेव, यानी कि ये सेकेंडरी वेव की वेलोसिटी है, वाइल द कर्व ऑन द राइट शोज प्राइमरी वेव्स, ये प्राइमरी वेव का कर्व है। देर आर मेनी चेंजेस अकरिंग इन द कर्व ऑफ सेकेंडरी वेव्स। देखो, आप खुद भी देख के बता सकते हो कि कितने ज़्यादा चेंजेस है। ये देखो, जो प्राइमरी वेव्स है वो तो मतलब सीधा ऐसे जाके धीरे 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 जाके यहाँ पे एंड हो गई, लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स है ये देखो ऐसे 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 ऊपर नीचे आगे पीछे कितना ज़्यादा, कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। ठीक है। द कर्व डाउन विद द कर्व डाउन ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ डॉट्स शोज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ वेव्स। तो ये जो डॉट वाले कर्व है, जो ऐसे डॉट डॉट पिंक 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 आपको डॉट नहीं दिख रहे, ये जो पिंक पिंक डॉट है ये हमें इन जो हमारी वेव्स है इसकी एवरेज वेलोसिटी बताते हैं। The curve of the secondary wave seems to have ended around at a depth of 2900 किलोमीटर्स। तो ये देखो, जो कर्व हुआ ये कहाँ ख़त्म हुआ, 2900 किलोमीटर्स के आसपास पे, यानी कि जो देखो 3000 किलोमीटर्स है ये, अरे सॉरी पहले मैंने आपको बताया नहीं, ये जो है, ये जो हमारा वाई एक्सिस पे जो कर्व है ये हमें बताता है डेप्थ इन किलोमीटर्स। तो ये मतलब ये 1000 किलोमीटर्स, 2000 किलोमीटर्स, 3000 किलोमीटर्स की डेप्थ है ये हमारी अर्थ के नीचे। और ये क्या है, ये है हमारी वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकंड में, मतलब कि एक सेकंड में कितना किलोमीटर चली है वेव्स, ये वाला ग्राफ हमें बताता है। यहाँ पे अगर मान लो कोई पॉइंट है तो वो बोल रहा है कि 4 किलोमीटर पर सेकंड, ये 6 पर है तो 6 किलोमीटर पर सेकंड, नहीं तो 8 किलोमीटर पर सेकंड, या 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा सकती है हमारी वेव, ये हमें ऐसा दिखाता है। ठीक है। द कर्व ऑफ द सेकेंडरी वेव सीम्स टू हैव एंडेड अराउंड अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। तो देखो, ये जो है जो पॉइंट है ये हमें बताता है कि ये 3000 किलोमीटर नीचे है अर्थ के, लेकिन ये जो छोटा सा पार्ट जो ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, तो देखो 2000 से 3000 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे होगा 2100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2900 किलोमीटर यहाँ पर होगा और 3000 किलोमीटर यहाँ पर होगा। तो इसीलिए हमारी जो वेव है वो यहाँ पर एंड हो रही है। चेंजेस आर विजिबल इवन इन द कर्व्स ऑफ प्राइमरी वेव्स। तो देखो, प्राइमरी वेव्स में भी आपको कुछ कुछ कर्व में चेंजेस देखने को मिलेंगे, हालांकि वो सेकेंडरी वेव जितने ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़े कम है। द वेलोसिटी ऑफ सेकेंडरी वेव इज़ अराउंड 6 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो सेकेंडरी वेव की वेलोसिटी है वो 6 से 8 किलोमीटर के 8 किलोमीटर पर सेकेंड के बीच में होती है। और अराउंड द बाउंड्री ऑफ आउटर कोर एंड द कर्व हैज़ स्टॉप्ड। तो ये तो हम लोग ने पहले ही पढ़ा, जो सेकेंडरी वेव्स होती है वो आउटर कोर तक ही रुक जाती है, लेकिन जो प्राइमरी वेव्स होती है वो आउटर कोर से भी नीचे तक जाती है और हमारे सेंटर तक पहुंचती है। देखो, ये हिस्सा जो 3000 किलोमीटर से शुरू हो रहा है और एकदम डेप्थ अंदर तक जा रहा है, इसे हम बोलते हैं कोर। देखो, कोर तक पहुंचने से पहले सेकेंडरी वेव तो एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन जो प्राइमरी वेव्स है वो देखो ये तो अभी भी जाती ही जा रही है। These waves do not enter the core. At 2900 km, the velocity is around 12 km per second. But when it enters the core, the velocity reduces to 8 km. तो देखो,
ये जो यहाँ पे बात की गई है, इन लोग ने पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्यों नहीं बताया है। अगर कोई बच्चा इसे रीड करेगा उसे बहुत कन्फ्यूजन होगी। यहाँ पे इन्होंने बात किया है सेकेंडरी वेव्स की और सीधा यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइमरी वेव्स की, लेकिन बताया ही नहीं कि ये हम प्राइमरी वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो ये जो बुक जो प्रिंट करते हैं वो अच्छे तरीके से प्रिंट नहीं करते हैं, इसीलिए हम टीचर्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन ये सब करते हैं। तो देखो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा यहाँ पे देखो, ये जो इतना पैराग्राफ है यहाँ पे इन्होंने प्राइमरी वेव्स के बारे में बात की है। आप कंफ्यूज मत होना, ये है प्राइमरी वेव्स। तो 2900 किलोमीटर तक तो हमारी प्राइमरी वेव्स की वेलोसिटी 12 किलोमीटर पर सेकंड रहती है, लेकिन वो जैसे ही कोर में पहुँचती है उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। यानी कि ये देखो, ये जो ऐसे जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, ये देखो यहाँ पे ये 2900 किलोमीटर का डेप्थ कहाँ पर है, थोड़ा ऊपर है यहाँ पर। तो अगर आप इसे ऊपर लेके जाओगे ऊपर लेके जाओगे ऊपर लेके जाओगे, यहाँ पर आप पहुँचोगे तो ये किसके आसपास है, 12 के आसपास। यानी कि हमारी जो यहाँ पे वेलोसिटी है वो करीब 12 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास यहाँ पे प्राइमरी वेव की वेलोसिटी है। लेकिन जैसे ही वो कोर में एंटर कर गई, वेलोसिटी पीछे जाके यहाँ पे आ गई। अगर आप इस जगह को ऊपर लोगे ऊपर लोगे ऊपर लोगे तो आप पहुँचोगे 8 पर, यानी कि 8 किलोमीटर पर सेकेंड हमारे कोर पर स्पीड है। तो यहाँ पे वही दी है। सी दिस हैज शोन इन द डॉट कर्व। तो ये मैंने आपको डॉट कर्व में बता दिया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व साइंटिस्ट हैव इन्फर्ड द डेंसिटीज एज एट वेरियस डेप्थ्स। तो अभी इसी ग्राफ के हेल्प से साइंटिस्टों ने हमारी अर्थ की डेंसिटी को मेजर किया है। अभी ये क्या है, ये बताते हैं हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे आप जी से रिप्रेजेंट करते हो, और ये है हमारी अर्थ की डेंसिटी को आप रो से रिप्रेजेंट करते हो। ये सिंबल है हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड और डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का। ये पी नहीं है, इसे आप बोलते हो रो। इस सिंबल को बोलोगे रो। हो सकता है आप 9th और 10th में इसके बारे में पढ़ोगे आगे जाके। तो ठीक है, जैसे जैसे हम हमारे अर्थ के सेंटर पे जाते जाएंगे, डेप्थ में जाते जाएंगे, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। देखो हल्की हल्की इंक्रीज हुई, लेकिन जैसे ही आप 3000 किलोमीटर के बैरियर को आप क्रॉस करके आप कोर में पहुंचोगे तो हमारी वेलोसिटी बहुत जल्दी डिक्लाइन हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न आपको 10th स्टैंडर्ड में पता चलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हें यहाँ पे इंक्लूड नहीं करनी चाहिए थी, और आप बिना 10th की नॉलेज के से नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक टीचर होने के नाते आपको बताऊँगा कि ये ऐसा क्यों होता है। तो देखो हमारी जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ के डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि आप अर्थ के डेप्थ में जितना नीचे जाओगे ग्रेविटी उतना बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारी अर्थ का जो सेंटर पे जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है हर जगह से, यही ग्रेविटेशनल फोर्स आपको, मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स आपको अपनी तरफ खींच के रखा है। तभी आप अगर जंप मारोगे तो अब ऐसा नहीं होगा कि आप हवा में रह जाओगे, आपको नीचे ये ग्रेविटेशनल फोर्स खींच लेगा जो यहाँ पे सेंटर पे लगता है हमारी अर्थ के। तो इस लॉजिक के हिसाब से आप जैसे जैसे अर्थ के नीचे जाओगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि सिर्फ कोर तक ही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है, और अगर आप कोर के नीचे चले गए तो ग्रेविटेशनल फोर्स फिर से कम होने लगेगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे मास पे डिपेंड करता है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना अर्थ का मास उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा। तो देखो अगर मैं आपको मान लूँ, अगर मैं आपको बताऊँ, ये देखो ये आप खड़े हो अर्थ पे। अभी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये पूरे के पूरे अर्थ के मास पे डिपेंड करता है जो आपके ऊपर लग रहा है। ये जो रेडियस है आपके और अर्थ के बीच में, पूरा का पूरा मास अभी डिपेंड कर रहा है। लेकिन जैसे आप इस पॉइंट पे आप आ जाओगे हमारी अर्थ के, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा आप बस इतने मास के ऊपर लगेगा। तो आप खुद ही देख के बता सकते हो कि ये जो जब आप ऊपर खड़े थे तब हमारी अर्थ का जो मास था बहुत ज़्यादा था ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से, लेकिन जैसे ही आप इस जगह पर आके खड़े हो जाओगे, अर्थ के यहाँ पे सेंटर के कोर के यहाँ पे आगे खड़े हो जाओगे, तो जो अर्थ का मास है इतना ही गोला, जो इतना गोला मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब इतना अर्थ का पार्ट है, ये सिर्फ इतना पार्ट आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। वहीं अगर आप जब सरफेस पे थे तो पूरी की पूरी अर्थ आपके ऊपर फोर्स लगा रही थी, लेकिन आप जब अंदर आए तो सिर्फ इतना हिस्सा आपके ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी कि आपको अभी कम फोर्स महसूस होगा। तो इसीलिए जब हम कोर पे जाएंगे तो देखो जैसे जैसे आप जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा बढ़ेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन कोर के अंदर जाते ही मास अर्थ का कम होने लगेगा। वो मास कम होगा जो आपको अंदर खींच रहा है, और उसी वजह से आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। और डेंसिटी तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि प्रेशर जितना ज़्यादा डेंसिटी उतनी ज़्यादा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में बता दिया था। यहाँ पे भी बताया कि लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि बहुत हाई एक्सट्रीम प्रेशर होता है, इसीलिए हमारे अर्थ के कोर में हर चीज़ें लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है।
तो अभी वही प्रेशर जब आप अर्थ में जाते जाओगे बढ़ते जाएगा और सेंटर पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में दिया। अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको अच्छे से बता दिया। द डेंसिटी ऑफ द कर्व इन अर्थ इंटीरियर इज शोन एज बी। तो ये जो बी है ये हमारा डेंसिटी का कर्व है। द रेड कर्व शोज ग्रेविटेशनल फोर्सेस एट वेरियस डेप्थ। तो ये जो रेड कलर का लाइन थी ये आपको ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जी बता रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीजेस एट अ सर्टेन डेप्थ फ्रॉम द सर्फेस एंड देन रिड्यूसेस अकॉर्डिंग टू द डेप्थ। यहाँ पे वही कहा गया है कि कुछ दूरी तक ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, फिर बहुत अचानक से ये कम हो जाएगा। एट सेंटर इट इज़ जीरो एज विजिबल फ्रॉम द कर्व। तो ये जब हम हमारे अर्थ के एकदम सेंटर में आ गए तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एकदम जीरो हो चुका है। ऑब्जर्व द फिगर्स माइन्यूटली, फाइंड द वेरियस डिसकंटिन्यूटीज इन द डेंसिटी कर्व एंड शो देम ऑन फिगर। तो देखो ये मैंने आपको पूरी जो एबनॉर्मेलिटीज़ और जो डिसकंटिन्यूटीज़ थी यहाँ पे वो मैंने आपको बता दी अच्छे से। देखो अभी यूज़ योर ब्रेन पावर, ये जो है ये मैंने पहले आपको नहीं बताया क्योंकि जब आप ये पढ़ लोगे तभी आपको समझेगा। एज यू गो इनसाइड द अर्थ गेस व्हाट हैपेंस, विल यू नोटिस द चेंज इन योर वेट। तो देखो जब आप अपने कोर तक पहुँचोगे, हमारे अर्थ के सेंटर में जाओगे और ग्रेविटी बढ़ते जाएगी, तब तक तो आपका वज़न भी बढ़ते जाएगा, बिल्कुल आपका वज़न बढ़ते जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जैसे ही आप 3000 किलोमीटर को क्रॉस कर लिए, यानी कि यहाँ पे इस 3000 किलोमीटर के बैरियर को आप क्रॉस कर लिए, आपका वेट अचानक से रिड्यूस हो जाएगा और जैसे ही आप अर्थ के सेंटर पे पहुँचोगे आपका वेट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये थिंक अबाउट इट का आप आंसर पहले नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने पहले आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। अभी आप इसका आंसर अच्छे से दे पाओगे। थिंक अबाउट इट, ये आप खुद से कर सकते हो, ये आपको ग्रुप डिस्कशन करना है या फिर आप अपने खुद से ये सोच कर लिख सकते हो। फाइंड आउट व्हाट इज़ वर्ल्ड अर्थ डे, व्हाई इज इट सेलिब्रेटेड। तो देखो ये आपकी एक्टिविटी या फिर आपके होमवर्क आप इसे बोल सकते हो, ये आप खुद कर सकते हो कि हम हमारे वर्ल्ड अर्थ डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं और वो दिन कब पड़ता है। तो देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 3 लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आधे घंटे के लेक्चर्स में डिवाइड करके कवर कर लिया है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी टीचर आपको इतने बेसिक से लेके जाके एडवांस लेवल पे पढ़ाएगा, इसीलिए इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया और लेक्चर्स थोड़े लंबे पड़ गए। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपको थोड़ा टाइम तो अपना देना ही पड़ेगा। चलो, मुझे उम्मीद है ये तीनों लेक्चर्स देखने के बाद आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स कर लोगे और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।